बाकी टॉपिक थे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर के जो हैं वो हम 2-3 लेक्चर जितने भी होंगे वो आज देखेंगे। तो जो लास्ट था उसमें हमने आपने देखा होगा होपफुली कि वो आपको जो स्कैन कॉपी जो है वो पीडीएफ फॉर्म में भी मिल गई होगी, और बाकी भी इसी तरीके से जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे इसके जो नोट्स हैं वो आपको जो है वो अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि जो हमने लास्ट चैप्टर जो डिस्कस किया था उसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता हूँ ताकि फिर उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हमने थोड़ा सा देखा था बेसिक ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था, वेक्टर्स की प्रोडक्ट को देखा था हमने, और वो तो आपने खुद देखना था उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एटसेट्रा, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसकी बेसिक। लेकिन उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसके जो इंपॉर्टेंट प्रूफ थे। ठीक है जी, वो प्रूफ हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने अपना वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड, वेक्टर फंक्शन, स्केलर फंक्शन, और फिर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन जो है वो वहाँ तक डिस्कस किया था। अब उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जी, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। एक्चुअली ये वही ऑपरेटर है, अगर हम इस ऑपरेटर को स्केलर के ऊपर अप्लाई, सॉरी वेक्टर के ऊपर अप्लाई, स्केलर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज अ वेक्टर बट इट इज अप्लाइड ऑन अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम इसको अप्लाई करते हैं वेक्टर के ऊपर तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। लेकिन इसका जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का, क्योंकि ये दो डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ, इसका रिजल्ट जो है वो एक स्केलर आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर आता है। कम नहीं किया हुआ, कम नहीं है, या इसको हल्का हल्का चला दें। यहाँ से फोकस है, मैंने कहा यहाँ से फोकस है। ये कम गर्मी लग रही है, ये इसको चला दें बस, हल्का सा चला दें। अच्छा, आपको मेरी आवाज और ये व्हाइट बोर्ड आपको क्लियर है सबको? आपको मेरी आवाज आ रही है और ये जो व्हाइट बोर्ड है ये आपको क्लियर है, वाजिया है, और जो मैं जो फाउंट ऑफ राइटिंग है वो ठीक है, आपको समझ आ रही है? क्योंकि ये आप सबसे पहले इसको जो आउटलाइन है इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं अरेज कर दूंगा। ठीक है जी, ताकि फिर हम आगे पढ़ते हैं जी। तो ले जी, हम स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर को यार आधे घंटे के बाद कॉफी पिला दूँ? अच्छा, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर करेंगे, या ये ऐसे भी आता है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है वो किसके इक्वल होगा, डेल डॉट एफ के। अब आप स्क्रीन को इस तरह स्क्रीन लगाएं ताकि मुझे आइडिया हो जाए ना कि ठीक हो गया। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। तो एक्चुअली डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं द फ्लक्स पासिंग इन यूनिट वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्लक्स पासिंग इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ठीक है जी। अब फ्लक्स किसका होगा? ऑब्वियसली किसी वेक्टर फील्ड का। अगर हमारे पास कोई यूनिट वॉल्यूम, यानी कोई वॉल्यूम जो है वो किसी फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो फील्ड लाइन जो है वो उसमें से पास करेंगी, और उस यूनिट वॉल्यूम में से जो पास करने वाला फ्लक्स है उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस। ठीक है जी। नो वी हैव टू प्रूव एंड एक्सप्लेन दैट
और ये हम पहले बता दें कि डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस ऑफ जब वेक्टर लिया जाता है तो ये डाइवर्जेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फ्लक्स जब किसी यूनिट वॉल्यूम में से पास करता है उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, तो वो हमारे पास एक स्केलर वैल्यू आती है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए देखते हैं जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, डिस्कनेक्ट होने की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है। आपको क्लियर है? आवाज आ रही है? अब कुछ नेट में प्रॉब्लम था जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब आपको क्लियर है? सबको आवाज आ रही है? सर इनको ये है, अगर कोई किसी का मैसेज ना सेंड हो ना तो वो अपनी चैट को बंद करके दोबारा ओपन कर दे, ठीक है, या दोबारा रीओपन कर दे, ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज आपका कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा तो आप उसको दोबारा जो चैट का बॉक्स है उसको बंद करके दोबारा से ऑन कीजिएगा या दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपके एंड से कोई प्रॉब्लम आती है तो। अच्छा जी, ये देखिए मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया है। ये बड़ी स्क्रीन खोल दीजिएगा वो व्हाइट बोर्ड वाली। थोड़ा सा इस साइड पे जाइएगा, ये वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ ठीक, और थोड़ा सा, बस ठीक है। अच्छा जी, ये देखें हमने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर की बात की थी, तो आपको पहले बताया था डाइवर्जेंस एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स के लिए। तो अगर किसी क्यूब में से जो फ्लक्स पास करेगा डेट विल गिव दी डाइवर्जेंस। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, ये इस क्यूब के डायमेंशन है, एक्स एक्सिस के लिए dx है, उसका जो y एक्सिस की तरफ उसका डायमेंशन है वो dy है, और जो z एक्सिस की तरफ है dz है। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको हमने रिप्रेजेंट किया dv, dx dy dz, ठीक है जी। ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब ये क्यूब जो है वो एक वेक्टर फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। जब ये वेक्टर फील्ड के अंदर पड़ेगा तो ऑब्वियसली जो फील्ड लाइंस हैं वो इसके डिफरेंट एजेस में से पास करेंगी। जो फ्लक्स और जो फील्ड लाइन किसी यूनिट एरिया में से पास करती हैं तो उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो सपोज करते हैं ये जो हमारे पास क्यूब है वो किस फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है? किसी वेक्टर फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, और उस वेक्टर फील्ड को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली जो इसकी फील्ड लाइंस हैं वो इसके क्यूब के हर डायमेंशन में से पास कर रही होंगी, तो लिहाजा उस फील्ड के जो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे वो ये होंगे एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के तीनों डायमेंशन में। अब ये जो एफ एक्स है दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एफ वाई जो है वो उसका कंपोनेंट्स है अलोंग वाई एक्सिस, एफ जी उसका जो कंपोनेंट है वो है अलोंग जी एक्सिस, ठीक है जी। अब ये देखें, अब क्योंकि इसके सारे डायमेंशन में से फ्लक्स पास कर रहा है, अब हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये लेट कर लेते हैं कि हम इस क्यूब के तीन डायमेंशन आते हैं। एक अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है, ये वाला एज जो है ये अलोंग वाई एक्सिस आ रहा है, और जो जी एक्सिस की तरफ आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है जी। एक्स एक्सिस में दो फेस बनते हैं, एक ये वाला फेस बनता है और एक ये वाला फेस बनता है। ये वाला जो फेस बनता है इसका एरिया क्या बनता है? डी वाई डी जेड आएगा, ठीक है जी, ये वाला। और ये किस साइड पे है? ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। और इसी तरीके से जो राइट साइड पे जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फेस बनता है उसका एरिया क्या होगा? डी वाई डी जेड, और ये राइट साइड वाला आएगा।
इसका मतलब है एक्स एक्सिस में एक फेज ये बनता है, एक फेज ये बनता है। इसी तरीके से वाई एक्सिस में दो फेज बनेंगे, इसी तरीके से जी एक्सिस में दो फेज बनेंगे। अब हम अपनी प्रॉब्लम को मजीद सिंपल करने के लिए लेट कर लेते हैं, वी आर जस्ट टेकिंग अलोंग एक्स एक्सिस। हम सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं, बाकियों को हम भूल जाते हैं। तो एक्स एक्सिस में ये वाला फेज है और ये वाला फेज है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले करते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाकियों में भी कर लेंगे इसी तरीके से। तो हम एक्स एक्सिस में जो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है जी ये वाला फेज, तो हम यहाँ पे लेते हैं फ्लक्स फॉर लेफ्ट हैंड फेज, ये वाला डी वाई डी जेड, इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा। अब हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस में जो फील्ड लाइन पास कर रही है वो एफ एक्स है, लेकिन हम सिंपल केस करने के लिए एक्स एक्सिस लिया। अब यहां पे हम ये कह लेते हैं कि इसके सेंटर में ये वाला जो सेंटर है, यहां पर हम कहते हैं यहां पर फील्ड की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है। सेंटर में फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स है। इसका मतलब है द मिडल एट द क्यूब, उसमें जो फील्ड है हमारे पास एफ एक्स बन रही है। अब यहां से यहां तक टोटल जो हमारे पास डी एक्स है, तो मिडल से लेके यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस बनता है ये वाला, ये बनता है 1/2 इंटू डी एक्स। क्योंकि ये हमने अगर सेंटर लिया, ओरिजिन लिया हुआ है, तो इससे इधर जाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस इस तरफ, ओरिजिन से पीछे की तरफ जाएं। इसका मतलब है यहां पर जो फ्लक्स में चेंज आ रही है इस फेज से मिडल तक, तो फील्ड में जो चेंज आएगी वो क्या आएगी, पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स। तो यहां से यहां तक जो फील्ड में चेंज आ रही है वो क्या, पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स। अब मैंने लिखा ही कुछ नहीं, इधर मेरे को नजर नहीं आ रहा। चले चले तो ये देखिए, ये जो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स, ये जो चेंज आ रही है यहां से यहां तक। लेकिन यहां से डिस्टेंस कितना हमने कवर किया है, -1/2 इंटू डी एक्स, ये डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब है यहां से यहां तक जो फील्ड में चेंज आ रही है वो क्या आ रही है, -1, माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये ओरिजिन से पीछे 1/2 डी एक्स, ये इतना डिस्टेंस आ रहा है, और पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स, जो एफ एक्स में चेंज आ रही है एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। बहरहाल उसको मैंने नीचे भी लिख दिया है, द रेट ऑफ चेंज इन एक्स डायरेक्शन में जो मिडल से यहां तक चेंज आ रही है वो पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स है। लेकिन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है -1/t, इसका मतलब है जो टोटल चेंज आ रही है -1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स dx। इसका मतलब है ये यहां से यहां तक चेंज आ रही है। यहां पर टोटल फील्ड क्या थी, एफ एक्स, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर, इस फेज से जो फील्ड इंटर हो रही है वो हमारे पास ये आएगी जी, एफ एक्स -1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल जो फील्ड में चेंज आ रही है वो आ गई, क्लियर है जी। अब ये देखिए, ये फील्ड है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, अपना मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, E.A होता है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और A क्या है, एरिया वेक्टर। तो इसको खोले तो आता है EA कोस ऑफ थीटा। E इलेक्ट्रिक फील्ड, A एरिया आता है, तो थीटा क्या आता है, वो एंगल जो इन दोनों के दरमियान होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स इसमें जब इंटर होगा, फील्ड इंटर होगी, फील्ड लाइन ये इंटर हो रही है, इसमें फील्ड लाइन इधर से इंटर हो रही है, लेकिन इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है दैट विल बी द नॉर्मल, वो यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है यहां पर जो इसका एरिया वेक्टर है वो ये है, जबकि फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में इंटर होगी, तो एंगल क्या बनेगा, 180। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी, किसी ने कहा जी रिपीट कर दें। तो एक्चुअली ये है कि ये हमारे पास क्यूब है, और ये क्यूब जो है वो एक वेक्टर फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वेक्टर फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही है। अब जो वेक्टर फील्ड है वो है एफ, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है तो इसलिए इसके तीनों कंपोनेंट्स हमने ले लिए ये वाले। ये जो हमारे पास क्यूब है इसके जो डायमेंशन है वो ये है ds dy dz। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने पूरे क्यूब में से वॉल्यूम को फाइंड करना है, सॉरी फ्लक्स को फाइंड करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम, अब जो हमारे पास है, अब तीनों को हम इकट्ठे डिस्कस नहीं कर सकते, हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे, इस एक्सिस में एक फेज ये बनता है, एक फेज ये बनता है। इस फेज का एरिया जो है वो क्या है, dy dz, और इसका भी क्या होगा, dy dz होगा। लेकिन ये लेफ्ट साइड वाला है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले फेज की बात करते हैं। तो फ्लक्स फॉर लेफ्ट हैंड फेज dy dz, अब ये हमारे पास आ गया। लेकिन हम यहाँ पे मजीद अपनी
सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे कहते हैं कि जो सेंटर है यहाँ पर फील्ड एफ एक्स है, यहाँ पे फील्ड एफ एक्स है, लेकिन यहां से यहां तक, सेंटर से लेके इस फेज तक जो फील्ड में चेंज आ रही है डिस्टेंस के लिहाज से, वो क्या आ रही है 1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 1/2 डी एक्स, लेकिन क्योंकि सेंटर से इस तरफ आ रहा है इसलिए ये माइनस लगा दिया। ठीक है जी। यहां पर फील्ड की वैल्यू क्या थी एफ एक्स, इसका मतलब है एफ एक्स प्लस दिस चेंज, तो ये टोटल जो फील्ड है वो बनेगी ये वाली। इसका मतलब है इस रीजन पे, इस जगह पे जो हमारे पास फील्ड की वैल्यू आती है वो ये आ रही है जी, एफ एक्स माइनस 1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब है यहां पर जो फील्ड इंटर हो रही है उसकी वैल्यू ये बन गई है, ये हमारे पास फील्ड की वैल्यू है। अब हमें पता है जो फ्लक्स होता है, क्योंकि ये तो फील्ड आ गई है, एरिया इसका क्या है डी वाई डी जेड, इसका मतलब है जब फील्ड इसमें इंटर होगी एरिया में से पास करेगी तो उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है ई फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉज ऑफ द एंगल। क्योंकि यहां पर हमारे पास अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं, तो एंगल क्या बनेगा 180। तो cos 180 क्या होता है -1। तो हम डायरेक्ट फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो माइनस cos 180 का -1 माइनस आएगा तो माइनस ये लगा दिया। फील्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर एफ एक्स माइनस 1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स, और एरिया क्या होगा डी वाई इंटू डी जेड, ये हमने लगा दिया जी। ठीक है जी। इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स, बल्कि ये डी वाई डी जेड भी साथ आ जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ये हमारे पास वो फ्लक्स है जो कि इस साइड से इंटर हो रहा है। क्या हो रहा है? इस साइड से इंटर हो रहा है। अब इसी तरीके से जो फ्लक्स यहां से निकल रहा है, इस फेज में से पास करने वाला फ्लक्स भी निकाल लेते हैं। तो हम वही हेडिंग दोबारा दे देते हैं, फ्लक्स फॉर राइट हैंड फेस डी वाई डी जेड, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब क्योंकि हमें आइडिया हो चुका है कि फील्ड क्या होगी जी एट द सेंटर एफ एक्स, इसके बाद क्या आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, एट 1/2 डी एक्स, वो क्या होगी जी 1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि यहां पे हम सेंटर से आगे जा रहे हैं तो इसलिए ये पॉजिटिव ले रही है। ठीक है जी। नेट फील्ड क्या हो जाएगी, नेट फील्ड एट द फेस, उस फेस पे क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जी एफ एक्स प्लस 1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब है यहां पर जो फील्ड होगी वो हमारे पास क्या होगी जी, यहां पर इस फेस के ऊपर जो फील्ड आ रही है वो आ रही है हमारे पास एफ एक्स प्लस 1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है, तो इसमें चले जी मैं रेड कलर नहीं यूज करता, आपको नजर नहीं आ रहा था। तो अब ये देखिए यहाँ पे फील्ड लाइन भी बाहर की तरफ आ रही है और अपना एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा 0 होगा। तो लिहाजा फ्लक्स क्या होगा जी, फ्लक्स एट द राइट फेस जो है वो आ जाएगा जी हमारे पास फील्ड एफ एक्स प्लस 1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ एक्स डी वाई डी जेड प्लस 1/2 पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट फेस का फ्लक्स आ गया, ये वाला राइट फेस का फ्लक्स आ गया। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम ये करेंगे
कि टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, जितना फ्लक्स इधर से इंटर हो रहा है इधर से लीव कर रहा है, इसका मतलब है नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा। तो ले जी थस द नेट फ्लक्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी दोनों का सम। पहले हम पॉजिटिव वाले को लिख लेते हैं, एफ एक्स डी वाई डी जेड प्लस 1/2 पार्शल एफ एक्स बाय पार्शल एक्स डी वाई डी जेड प्लस, और ये फिर दूसरे वाला माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, -1/2 सॉरी माइनस एफ एक्स डी वाई डी जेड, बल्कि इधर तो थोड़ा सा नहीं नजर आ रहा होगा आप, ये इसको मैं लिखता हूं एफ एक्स डी वाई डी जेड प्लस 1/2 पार्शल एफ एक्स बाय पार्शल एक्स डी वाई इंटू डी जेड, ये आ गया जी। और फिर ये माइनस एफ एक्स डी वाई डी जेड माइनस सॉरी प्लस 1/2 पार्शल एफ एक्स बाय पार्शल एक्स इंटू डी वाई सॉरी डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, यहाँ पे भी डी एक्स आएगा। ये देखें ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का, ये कट जाएगा, ये हाफ है ये हाफ है, ये दोनों सम होके क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास पार्शल एफ एक्स बाय पार्शल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको रख लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास नेट फ्लक्स आ गया जी अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये हमारे पास नेट फ्लक्स अलोंग एक्स एक्सिस आ गया है तो सिमिलरली अगर आप देखें ये फ्लक्स है अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है जी, सिर्फ चेंज आ रही है पार्शियल एफ एक्स, यानी एक्स की फील्ड में चेंज आ रही है एक्स डायरेक्शन में, और साथ ये क्यूब आ गया। तो सिमिलरली करके हम बाकी भी नहीं लिख सकते यहां पे, सिमिलरली अलोंग फ्लक्स अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, वो भी ये आएगा पार्शियल एफ वाई बाय पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। और इसी तरीके से आ जाएगा जी एंड अलोंग जेड एक्सिस जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पार्शियल एफ जेड बाय पार्शियल जेड डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, ये आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास सारा फ्लक्स आ जाता है अलोंग एक्स एक्सिस, हमने कैलकुलेट किया, बाकी हमने अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस जो है वो सिमिलरली करके लिख दिया। नहीं अलोंग जब हमने एक कर लिया है अलोंग एक्स एक्सिस तो सिमिलरली बाकी भी उसी तरीके से आएंगे, क्योंकि जस्ट चेंज किस में आ रही है, सिर्फ फील्ड में चेंज आ रही है, बाकी तो ये वो सारे क्यूब के डायमेंशन हैं। तो जब y के लिए लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा पार्शियल y बाय पार्शियल x, जब z के लिए लेंगे तो पार्शियल एफ जेड बाय पार्शियल z। ठीक है जी यार, ये बोर्ड की पिक्चर सेंड कर दें यहाँ तक। मुश्किल है इस तरह बनाना, वैसे ये तो एक टॉपिक भी नहीं कंप्लीट होता यहाँ से। ऑप्शनल पूरी आ जाएगी, 2 कर दें। होगी दोनों, जी जी बेटे, अगर फाउंड मैंने बड़ा किया तो फिर ये बार बार मुझे रेस करना पड़ेगा, वो सीक्वेंस नहीं बनेगा,
क्योंकि आपको ना वो इसकी वो दे तो दी है आपको, क्या कहते हैं, इसकी कॉपी आपको मिल गई है, आप जस्ट अंडरस्टैंड करें पॉइंट्स को। ये हमने जस्ट क्या किया जी, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस जो है वो नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम क्या करते हैं, हमने पूरे क्यूब का करना है तो ऑब्वियसली तीनों को सम कर देते हैं तो हमारे पास फ्लक्स इन यूनिट क्यूब आ जाएगा जी। तो हम यहां पे लिखते हैं जी, थस द नेट फ्लक्स इन क्यूब इज, वो क्या करेंगे जी, बाय एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 सबको जमा कर देंगे। जब सबको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं एक चीज डायरेक्ट करने जा रहा हूं क्योंकि ये सब में dx dy dz तीनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ही ले लेते हैं। तो पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ वाई बाय पार्शियल वाई, पार्शियल एफ जेड बाय पार्शियल जेड, तो ये तीनों में कॉमन था इसलिए इसको हमने बाहर निकाल दिया। इधर हमारे पास क्या रहा जी, इधर हमारे पास आएगा, यानी कि ये इधर नेट फ्लक्स है, ठीक है, इस साइड पे नेट फ्लक्स। तो ये देखें, ये क्वेश्चन 1 के मुताबिक जो है ये किसके बराबर बनता था, ये क्यूब, इसमें से इसको, इस चीज को एफ एक्स पार्शियल एफ वाई बाय पार्शियल वाई, पार्शियल एफ जेड बाय पार्शियल जेड इंटू डी वी, क्योंकि डी एस डी वाई डी जेड डी वी के बराबर है। ये हमारे पास आ जाएगा नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरफ इस चीज को मैं लिख सकता हूं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल बाय पार्शियल जेड के, और ये आ जाएगा डॉट एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, क्योंकि दोबारा डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये बन जाएगा, इस आई वाला आई के साथ आई डॉट आई वन होता है, तो पार्शियल एफ एक्स बाय पार्शियल एक्स, इसी तरीके से इसको लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको दोबारा हम उस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने डेफिनेशन ये की थी शुरू में, द फ्लक्स पासिंग इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, जिस वेक्टर की वजह से है। तो नो बाय डेफिनेशन के मुताबिक नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये बनता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर, जिस वेक्टर की वजह से फील्ड है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ आ जाएगा। ये जो हमारे पास है ये वाला, ये ग्रेडियंट आ जाता है, इसको हम लिखते हैं डेल के साथ, और ये हमारे पास क्या था, ये वेक्टर था एफ, तो ये आ जाएगा। तो लें जी, ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। इसका मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जो है या डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है वो किसके बराबर आएगा, डेल एफ के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पे चेंज ये आती है, अक्सर एफ की जगह पे कोई और फील्ड ले सकता है, ए ले सकता है, सी ले सकता है, बी ले सकता है, बाकी सारी की सारी डेरिवेशन यही रहती है। इधर वाली भी पिक्चर लेके इनको सेंड कर दें। ये देखिए ना, ये नेट फ्लक्स तो हमने सारा निकाल दिया, इधर डीवी है, ये डीवी आके इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको हम डिफाइन करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर।
बाकी ये जो है ये ग्रेडियंट के इक्वल होता है, ये हमें पता है ये एफ के इक्वल है, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो है इसको लिखा जा सकता है डेल डॉट एफ। ये वाला सिर्फ करना है, सिर्फ ये वाला, बाकी वो तो कर दिया था आपने पहले, तो इस सिर्फ ये वाला इस तरह। नहीं नहीं सिर्फ ये वाला। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कर्ल ऑफ वेक्टर। आपको मैंने कल अच्छा सिग्निफिकेंस, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि एक्चुअली डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है, डाइवर्जेंस जो है वो हमें ये बताता है कि जो फ्लक्स किसी भी वॉल्यूम में से किसी सरफेस में से पास करता है उसको हम कहते हैं। अगर हमारे पास किसी यूनिट एरिया में से पास करने वाला वो जो फ्लक्स होगा तो उसको हम सिंपल फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस एक्चुअली में ये देता है कि ये जो फ्लक्स पास कर रहा है किसी भी यूनिट वॉल्यूम में से, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि एक्चुअली दैट विल गिव द वॉल्यूम, जो फ्लक्स पास कर किसी वॉल्यूम में से, ये उसको हम उसकी डाइवर्जेंस की फॉर्म में लेते हैं, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस आ जाती हैं। बाकी आप इसको थोड़ा सा नेट से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं मजीद, तो ये कुछ 4-5 लाइनें आपने बतानी है, आई हुई है, मुझे पता है सिग्निफिकेंस हर चीज़ की है, तो आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल ऑफ वेक्टर, कर्ल ऑफ वेक्टर जो है इसकी मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूं, तो फिर उसके बाद हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। कर्ल जो है, कर्ल की जो डेफिनेशन है वो ये है, द मैक्सिमम वैल्यू। कर्ल एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्ल किसी भी चीज के अंदर जो है, अच्छा यहाँ पे किसी ने पिछले टॉपिक के मतलब क्वेश्चन ये रेज किया है जी, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फ्लक्स अलोंग द एजेस ऑफ अ सरफेस। एजेस ऑफ सरफेस की बात नहीं कर रही, आपके पास एक क्यूब है तो उस क्यूब के कितने एज बनते हैं, 6 एज बनते हैं। 2 एज जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस आ रहे हैं, 2 फेज जो है वो लॉन्ग वाई एक्सिस आ रहे हैं, 2 फेज जो है वो लॉन्ग जी एक्सिस आ रहे हैं, तो पूरा क्यूब बन गया। तो इस पूरे क्यूब में से पास करने वाला जो फ्लक्स है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल ऑफ वेक्टर एक्चुअली क्या है, कर्ल की मैं पहले आपको थोड़ी सी सिग्निफिकेंस बता दूं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट है अपना सिग्निफिकेंस जो है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। कर्ल ऑफ वेक्टर ये होता है कि सपोज करें, सबसे पहले ये है कि ये कर्ल जो है ये एक वेक्टर है, ऑपरेटर है, और ये किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, रोटेट करना।
अब इसके लिए ये है कि कर्ल तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास ऐसी वेक्टर फील्ड हो जो कि वेरिएबल हो। यानी कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है तो उस यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से हम कर्ल को डिस्कस नहीं कर सकते। कर्ल हमेशा, रोटेशन हमेशा वहां पर होगी जहां पर हमारे पास ऐसी फील्ड होगी जो कि वेरिएबल फील्ड है। क्लियर? तो पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे पास ऐसी फील्ड होनी चाहिए जो कि वेरिएबल फील्ड है, और उस वेरिएबल फील्ड की वजह से जो है वो हमारे पास रोटेशन और कर्ल प्रोड्यूस होता है। हम इसकी मैथमेटिकल रोटेशन फॉर्म को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब करते हुए हम इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है जी। कर्ल एक्चुअली क्या है कि सपोज करें मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक चीज है, एक वैल्यू है, या एक हमारे पास कोई भी चीज है, तो जब वो वेरिएबल वेक्टर फील्ड होगी तो कर्ल क्या करेगी, इसको रोटेट कर देगी। जब रोटेट करेगी, सपोज करें एक लाइन है ये वाली, इसको रखेंगे किसी वेक्टर फील्ड वेरिएबल, तो कर्ल क्या करेगा, वो इसको रोटेट कर देगा। जब रोटेट करेगा तो वो जो उसका मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल है उसको डिवाइड कर दिया है एक एरिया के अंदर, यानी कि इसके अंदर जो एरियन क्लोज हो रहा है उसके अंदर डिवाइड कर दिया। तो इसको डिफाइन इसी तरीके से करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर एफ, किसी भी वेक्टर का वी ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, जो भी अलोंग अ क्लोज पाथ, अलोंग अ क्लोज पाथ डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द क्लोज पाथ, अलोंग अ क्लोज पाथ डिवाइडेड बाय द एरिया, ये डिवाइड कर दिया है, इस एरिया को फिर हम मजीद डिवाइड करेंगे, हम इसको आगे प्रूव करते हैं जी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी डायरेक्ट हमने लिखा है कि अगर हमारे पास कर्ल ऑफ वी हो तो उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, लेकिन आल्सो वी हैव, जो हमारे पास कर्ल आ रहा है, कर्ल का मतलब है ऑपरेटर की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर फील्ड के साथ। अब ये देखें, ये किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के। ये है क्रॉस v के कंपोनेंट्स क्या होंगे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। ये आ गया जी। तो दो वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसको डिटर्मिनेंट के जरिए एक्सप्रेस करते हैं, तो आई जे के, यहां पे क्या आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड। ये आ गया जी। इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, आई दिस कॉलम गया, दिस रो, तो पार्शियल वी जेड बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी वाई बाय पार्शियल जेड माइनस जे पार्शियल पार्शियल वी एक्स बाय पार्शियल जेड माइनस पार्शियल वी जेड बाय पार्शियल एक्स प्लस के, ये गया और ये गया, पार्शियल वी वाई बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल वी एक्स बाय पार्शियल वाई। ये आ गया। इसको रखें जी क्वेश्चन नंबर 2। इसको रख लेते हैं जो हमने डेफिनेशन से किया 1। ये हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस वी। तो अगर आप देखें कर्ल ऑफ वी जो है इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन जब हम डेल क्रॉस वी यानी कि कर्ल ऑफ वी डेल क्रॉस वी लें, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो फिर भी ये हमारे पास आता है एक्सपेंड करने के बाद, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि जो कर्ल ऑफ वी आता है वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, डेल क्रॉस वी के। जैसे हमने डाइवर्जेंस प्रूव किया था, ग्रेडियंट और स्केलर फंक्शन निकाला था, बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा, कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी। माइनस जे आता है, लेकिन मैंने उसकी प्रोडक्ट को उल्ट कर दिया, माइनस जे लिखेंगे तो फिर ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, इस वजह से डायरेक्ट कर दिया ये मैंने। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास आ जाता है। अब आ जाती है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, वो जरा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा गौर से देखिएगा। ये आ जाएगा जी फिजिकल सिग्निफिकेंस।
जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? मैंने आपको पहले बताया था कि रोटेशन और कर्ल वहां पे प्रोड्यूस होगा जहां पे हमारे पास वेक्टर फील्ड कौन सी होगी, वो वेरिएबल वेक्टर फील्ड होती है। फॉर एग्जांपल हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देते हैं और उस फिजिकल इंटरप्रिटेशन से इस कर्ल को प्रूव करते हैं, ये वाला रिलेशन प्रूव करते हैं जो ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है जी, कर्ल ऑफ वी वाला जो बाय डेफिनेशन से किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक रिवर है और उस रिवर के अंदर जो उस फ्लूइड की जो लेयर्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो एक वेरिएबल है। वो कैसे वेरिएबल है कि अगर आप रिवर में पानी जो फ्लो कर रहा है उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं, हर लेयर की यानी कि हर एक स्ट्रीम लाइन की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वेरिएबल होगी। अगर हम सेंटर से एज की तरफ बात करें, एज पे जो किनारे पे जो लेयर्स फ्लो कर रही होंगी वहां पर उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे तो जो सेंटर की तरफ जाने की वजह से जो सेंटर की तरफ लेयर्स आ रही हैं, जैसे जैसे एजेस से सेंटर की तरफ जाएंगे तो जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, उनकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और सेंटर पे जो लेयर्स होंगी, जो स्ट्रीम लाइंस होंगी, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। और यहां पर वो जो स्ट्रीम लाइंस हैं उनकी जो वेलोसिटी है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो एक वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। किसको कर रही हैं, एक वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एज से लेके सेंटर तक जो स्ट्रीम लाइंस है, वो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज अ वेक्टर वेरिएबल फील्ड। क्लियर? अब ये देखें, और वो जो वेक्टर फील्ड है इट हैज अ कंपोनेंट्स वी एक्स वी वाई वी जेड। अब ये देखें जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमने एक स्टिक ली और इस स्टिक को हमने उस रिवर के अंदर ऐसे फेंक दिया, एज से सेंटर के दरमियान फेंक दिया। अब जब फेंकेंगे तो ऑब्वियसली यहां से जो फ्लूइड जो स्ट्रीम लाइन पास कर रही है, क्योंकि ये वाला एंड जो है वो सेंटर वाला है, सेंटर की तरफ है, यहां पर जो उसके ऊपर वो उसका फ्लूइड का जो प्रेशर लगेगा वो ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस स्टिक के ऊपर जिसको हमने पानी में रखा है, इसके ऊपर एक अपना फोर्स लगेगी वेक्टर फील्ड की वजह से। उस वेक्टर फील्ड की वो वेक्टर फील्ड जो है वो इसमें एक रोटेशन प्रोड्यूस करेगी, कर्ल प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है जी, तो दैट इज अ रोटेशन और अ कर्ल। ये हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि हमारे पास एक पानी की जो लेयर्स हैं दैट विल प्रोड्यूस अ रोटेशन, और ये एक स्टिक के ऊपर प्रोड्यूस कर रही हैं। और इसी को हम मद्देनजर रखते हुए इसको प्रूव करके दिखाते हैं जी। ठीक है जी, सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है उसके तीन कंपोनेंट है, वी एक्स वी वाई वी जेड, और उसमें हमारे पास सपोज करें जी ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जी एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये देखिए जी, मैंने पानी की वो जो लेयर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया है कि ये देखें, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास यानी कि बैंक वाली साइड है, एज है, यहां पर जो फ्लो कर रहा है फ्लूइड उसकी वेलोसिटी वी वाई है, यानी कि ये कम है, थोड़ा सा आगे जाएंगे और ज्यादा हो जाएगी, उससे आगे जाएंगे और, इसका मतलब है वी वाई में चेंज आ रही है। वी वाई में क्या आ रही है, चेंज आ रही है। ये जो वी वाई में चेंज आ रही है किस एक्सिस के लिहाज से आ रही है, जी एक्सिस। इधर कौन सा एक्सिस है, जी। इसी तरीके से ये हमारे पास जो फ्लूइड है वो है वी जेड, इसमें जो चेंज आ रही है वो किस एक्सिस के लिहाज से आ रही है, वो वाई के लिहाज से आ रही है। क्लियर है जी? तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि लिहाजा हमारे पास जो वी वाई में चेंज आ रही है एस पार्शल वी वाई बाय पार्शल जेड, वी वाई में चेंज आ रही है किसके लिहाज से, जी एक्सिस के लिहाज से। चेंज एंड ये वी वाई में चेंज आ रही है। ठीक है जी, अब जरा देखें, अगर सपोज करें वो स्टिक वाली एग्जांपल लो,
ये एक्चुअली ना मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप इसके थ्योरम्स को, इसकी एप्लीकेशन को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो वहाँ पर जो कर्ल प्रोड्यूस होता है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी वेक्टर फील्ड की जो वेक्टर फील्ड, जो कि वेरिएबल वेक्टर फील्ड है, उसमें जो हमारे पास है उसको हम ये डिफाइन करते हैं। इसकी डिफरेंट आगे न्यूमेरिकल्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं। अच्छा ये देखें, पार्शियल वी वाई में चेंज आ रही है, पार्शियल जेड वी वाई में चेंज आ रही है, किसके लिहाज से? जी एक्सिस के लिहाज से। ये स्टिक अगर मैं रखूं तो इसमें रोटेशन किधर से किधर प्रोड्यूस होगी? ये ऐसे रखूंगा ना, इधर हमारे पास फ्लूइड की स्पीड ज्यादा, इधर कम है, तो ऐसे होगी। ऐसे होने का मतलब ये है कि जेड से वाई की तरफ, और ये इधर कौन सा एक्सिस है जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है? वो एक्स एक्सिस है। तो हम यहाँ पे कहेंगे पार्शियल वी बाय पार्शियल चेंज प्रोड्यूस रोटेशन along a rotation clockwise, produce rotation in clockwise along x axis, that is x axis जो clockwise rotation होगी that is taking a negative। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी? हमारे पास रोटेशन आ रही है, इसको हम लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगी, डेट इज ये आएगी माइनस पार्शल v बाय पार्शल z अलोंग आई कैप, ये आ जाएंगे जी। ठीक है जी, माइनस का मतलब ये है कि ये अलोंग नेगेटिव एक्सिस यानी कि क्लॉकवाइज आ रही है। इसी तरीके से ये एक तो ये आ गई, लेकिन यहां पर हमारे पास ये भी तो कंपोनेंट्स हैं। vz में क्या आ रही है? चेंज आ रही है y एक्सिस के लिहाज से। आल्सो partial vz by partial y produced rotation in, ये देखें ये किधर होगी? इस तरफ, ये क्लॉकवाइज होगी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन along x axis, that is ये क्या होगी जी? that is equal to partial vz by partial z I कैप, ये पॉजिटिव वाली होगी। हमने x एक्सिस की डायरेक्शन में दो रोटेशन देख लिए। x एक्सिस ये है, इसमें इसकी वजह से जो रोटेशन आ रही है वो क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से जो आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। तो हम अलोंग x एक्सिस जो नेट रोटेशन है वो देख लेते हैं जी। तो थस द नेट रोटेशन अलोंग x एक्सिस यानी कि कर्ल ऑफ v x लेंगे हम, वो किसके बराबर आ जाएगी? इन दोनों को जमा कर देंगे, पार्शियल v z बाय पार्शियल z आई कैप माइनस पार्शियल v y बाय पार्शियल z, पार्शियल v y बाय पार्शियल z, पार्शियल v z बाय पार्शियल y आएगा, ये आएगा जी आई कैप। इसको रखें जी क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3। ये हमने ले ली है रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की वजह से ये आई है जी। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वजह से आई है। अब ये एक पिक्चर ले लें, इनको भेज दें, फिर मैं आगे ये मिटा दूं। इस पार्ट की पिक्चर ले रहे हैं, फिर आगे रेज करके मैं आपको यहां से दूसरा करवाता हूं। एक मिनट। इसकी भी लेनी है, इसकी पूरी ले लेना, पूरी लेनी है, फिर आगे मैं यहां से और करवा दूंगा। एंटी क्लॉकवाइज में जो है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं जी। इसको समझने के लिए आप ये भी कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को, कि एक्चुअली ये देखें ना, जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है ये है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे आ रहा है, जेड से वाई की तरफ आ रहा है। जेड से वाई की तरफ आएगा तो नेगेटिव लेंगे, वाई से जेड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे। तो क्योंकि जेड से जब आएगा तो क्लॉकवाइज आ रहा है, डेट इज टेकिंग अ नेगेटिव। वाई से जेड की तरफ जाएगा तो डेट इज टेकिंग अ पॉजिटिव क्लॉकवाइज।
अब ये देखें, जब हमने ये निकाला है, सिर्फ ये देखें, जब हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन निकाली है, कर्ल निकाला है, तो हमारे पास क्या है, पार्शियल वी जेड बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी वाई बाय, यानी कि वी जेड में चेंज आ रही है वाई एक्सिस के लिहाज से, वी वाई में चेंज आ रही है जेड एक्सिस के लिहाज से। दूसरा भी होगा सर, समझ लग रही ना। हाँ बस ठीक हो गया, ये अब ये वाला आप दोबारा भेज दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली कल अलोंग वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इसमें क्योंकि चेंज आएगी किसमें, जेड में और एक्स में, तो हम इसको लिखेंगे पार्शल वी एक्स बाय पार्शल जेड माइनस पार्शल वी जेड बाय पार्शल एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 4। और इसी तरीके से एंड अलोंग जेड एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ वी अलोंग जेड, तो पार्शल उसमें आ जाएगा चेंज वी वाई में और वी एक्स में माइनस पार्शल वी एक्स बाय पार्शल वाई, ये आ जाएगा के, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4। तो ले लेंगे टोटल कर्ल वी हैव, तीनों को ऐड कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ वी एक्स वाला प्लस कर्ल ऑफ वी अलोंग वाई प्लस कर्ल ऑफ वी अलोंग जी। इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी। जब तीनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूँ, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास। ये ले ले एक पिक्चर बस, ये वाली, इस साइड वाली। मेरे मार्कर मंगवा दे, मार्कर ये भी खत्म हो गया। जी जी बस। रोटेशन दोनों तरफ इसलिए ले रही है क्योंकि हमारे पास ये वाला एक्सिस है, सपोज कर एक्स एक्सिस है, तो उसमें क्योंकि 3 डायमेंशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशन में हमारे पास पानी भी जाएगा, ये मार्कर भी लेके, क्योंकि इसमें देखें तो जो हमारे पास वेलोसिटी का v कंपोनेंट है उसमें भी चेंज आ रही है, किसमें आ रही है, वी वाई में चेंज आ रही है अलोंग जी एक्सिस। इसी तरीके से वेलोसिटी के z कंपोनेंट में भी चेंज आ रही है अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है इसमें जो चेंज आ रही है इसकी वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिर एक्स एक्सिस में जो नेट रोटेशन आ रही है वो इन दोनों की वजह से, इसलिए दोनों को जमा करके हमने लिखा है, ये आता है हमारे पास। एंड सिमिलरली बाकी भी इसी तरीके से किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी, 2 थ्योरम है, एक है जी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो कि बेस करता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पे, और एक है स्टोक्स थ्योरम जो कि बेस करता है ये कर्ल ऑफ वेक्टर के ऊपर। एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, दूसरे का आपको मैं हिंट दूंगा, वो आपने खुद कर लेना है।
तो ले जी, गाजेस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट, इसकी सिग्निफिकेंस और इसका प्रूफ या वेरिफिकेशन, ये तीन चीजें हैं जी। अब तीनों को आपने समझना है। जो नोट्स होंगे उसमें आपको इसका जो है डेफिनेशन और प्रूफ मिलेगा। सिग्निफिकेंस जो है वो आपको मैं वर्बली बता दूंगा, वो आपने मेमोराइज कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा किसी पॉइंट किसी जगह पे, और उसको आपने सिर्फ लिखना है 2-3 लाइनों में, ठीक है जी। तो बोर्ड का क्या इशू आ रहा है जी? ये फ्रीहा सुमन लिख रही है जी कि बोर्ड का इशू है। क्या इशू है बोर्ड में? क्या नजर नहीं आ रहा आपको? क्या मसला है? जी आप बताएं ना, क्या इशू आ रहा है? ये सिर्फ आपको ब्लर नजर आ रहा है या सबको ये प्रॉब्लम आ रही है? पिक्चर तो सेंड कर दी उसने, मैंने व्हाइट बोर्ड की पिक्चर तो। अच्छा जी, ये है जी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस आपको पहले बता दिया था। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है कि जब किसी वेक्टर की वजह से जो किसी यूनिट वॉल्यूम में फ्लक्स पास करता है उसको हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो ये हमारे पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। ये ऐसा थ्योरम है जिसकी सबसे, यानी कि सबसे पहले मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताता हूँ। यार वो कह रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड नहीं क्लियर आ रहा, हमें ब्लर्ड हो जाता है। हम्म? और वो कहते हैं पिक्चर भी नहीं हमें मिली। अच्छा, पिक्चर आपको थोड़ी देर बाद मिलेगी, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से वो सेंड करेंगे, भेजते हैं, आगे कोई और प्रोसेस है, वहां से होके आपको मिलेंगे, ठीक है जी। बहरहाल ये देखें जी, इसकी सबसे पहले मैं स्टेटमेंट बताता हूँ। अब इस स्टेटमेंट को आपने रटा नहीं लगाना। ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको, ये क्या जी, कर लो वेक्टर की क्या मसलन, ये मोहम्मद उमैर वान साहब कह रहे हैं जी कर लो वेक्टर, इसकी पिक्चर नहीं मिली, इसकी समझ नहीं आई, ये क्या आपने लिखा जी? तो
पिक्चर वो मिल जाएगी आपको, पिक्चर वो कह रहे हैं, अभी मैं आपको बताया कि वो एक्चुअली इधर से वो नीचे भेजते हैं, फिर नीचे से जो है वो अपना होता है। बहरहाल इसको आप अंडरस्टैंड करें प्लीज। ये अपना गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है। तीन चीजें इसकी एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड कि इसमें तीन चीजें हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस, और उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हुए इसको प्रूव करेंगे। अब ये देखिए जी, हमारे पास ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है, इसकी मैं पहले आपको सिग्निफिकेंस बताता हूं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जो 2 डायमेंशन प्रॉब्लम होती हैं, ये उसको डायरेक्ट 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये 2 डायमेंशन प्रॉब्लम को डायरेक्ट 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करता है। 3 डायमेंशन प्रॉब्लम को 2 डायमेंशन में, सपोज करें आपके पास एक प्रॉब्लम है 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल का मतलब ये है कि आप जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, तो 2 इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कंपैरेटिवली अगर आपके पास एक 3 डायमेंशन के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको 3 डायमेंशन यानी कि तीनों इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे। अब 2 डायमेंशन, सॉरी 2 इंटीग्रल जरा इजी है, 3 इंटीग्रल को थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देता है 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में। ये इसकी क्या है, सिग्निफिकेंस है। दैट विल सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स व्हिच इज 2 dimensional, and we can change this problem into a 3 dimension, and 3 dimensional problem can be converted or changed into 2 dimension by using or by help of the Gauss's divergence theorem. That is the significance. Clear? ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाती है इसकी स्टेटमेंट। अब ये देखिए, ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, और सरफेस इज कोलोस, एक 2 डायमेंशन के अंदर है। ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द सरफेस इंटीग्रल, ये क्या लिखा हुआ है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एफ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एफ टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस। कहां पे लिए, एक क्लोज सरफेस के ऊपर, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल of the divergence of a vector f taken over a volume enclosed by closed surface। ये इसकी स्टेटमेंट है। आपने ये मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी है, वहां से आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। The surface integral of the normal component of a vector f taken over a closed surface is equal to the volume integral of the divergence of a vector f taken over volume enclosed by closed surface। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं जी, ये देखें, ये एक वॉल्यूम लिया, क्यूब लिया है, एक बड़ा क्यूब लिया है, ये वाला, ये क्यूब है, और ये क्यूब किसके अंदर इनक्लोज है, एक सरफेस एस के अंदर इनक्लोज। ठीक है जी। हमने तो एक्चुअली एक वॉल्यूम लिया है, और ये वॉल्यूम जो है वो एक सरफेस एस के अंदर इनक्लोज है, और ये किस में पड़ा हुआ है, किसी वेक्टर फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये किसमें पड़ा हुआ है, एक वेक्टर फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जब ये वेक्टर फील्ड के अंदर पड़ा होगा, तो इसमें से वेक्टर फील्ड लेंथ पास करेंगे। जब वेक्टर फील्ड लेंथ पास करेंगी तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। ठीक है जी। लेकिन ये देखें, ये वॉल्यूम 3 डायमेंशन है, लेकिन ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, एक सरफेस के अंदर इनक्लोज है, और ये सरफेस जो है ये 2 डायमेंशन के अंदर है, जबकि ये वॉल्यूम जो है ये 3 डायमेंशन के अंदर है। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गॉसेस डाइवर्जेंस, जो मैं अभी स्टेटमेंट बता के आ रहा हूँ। क्लियर है जी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसको मजीद वेरीफाई करना चाह रहे हैं इस डाइवर्जेंस थ्योरम को, तो हम ये करते हैं कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम बी है, इस वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, जो ये वॉल्यूम वी जो सरफेस एस के अंदर इनक्लोज है, हमने ये किया कि इस वॉल्यूम को हमने एक छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया, एन सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पर इतने सेल शो नहीं हो सकते, इसलिए हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि ये वॉल्यूम जो है ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, एक 1 ये वाला और एक सेल ये वाला। ठीक है जी। और ये जो बीच में से शेडेड आपको नजर आ रही है, ये इनकी एडजेसेंट या कॉमन साइड बनती है। ठीक है जी। इस साइड का जो नॉर्मल है n1 वो इस तरफ है, इस साइड का जो नॉर्मल है वो इस तरफ है, और ये वेक्टर फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ गया, सेल 1, ये हमारे पास सेल 2 आ गए। ये जो सेल 1 है, ऑब्वियसली जिस तरह ये पूरा वॉल्यूम एस के अंदर इनक्लोज है, तो ये सेल 1 जो है ये किसके अंदर इनक्लोज होगा, ये एक सरफेस या एक क्लोज सरफेस S1 के अंदर इनक्लोज होगा। ठीक है जी। तो हम इसको लिखते हैं,
as the volume, बल्कि ये नोट्सों में आपको मिल जाएगा, मैं थ्योरी नहीं लिखता, सिर्फ ये लिखता हूं। तो लिहाजा हम यहां पे लिखते हैं thus the flux passes through cell 1 enclosed in surface S1 is, ले जी, जो S1 सरफेस के अंदर जो सेल 1 इनक्लोज है उसमें से पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा जी? वो होगा जी ये S1 सरफेस आ जाएगी, वेक्टर हमारे पास F1 है, ये उसका यूनिट अपना नॉर्मल कंपोनेंट है, और ये आ जाएगा ds1। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से सिमिलरली द फ्लक्स थ्रू सेल 2, वो क्या हो जाएगा जी? वो S2 हो जाएगा, F डॉट N2 ds2 हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी चलता जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 सेल शो किए हैं तो हमने 2 सेल का ले लिया। इसी तरीके से बाकी सेल 3, 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे थस द टोटल फ्लक्स इज, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा जी? जो इन सारे सेल में से पास कर रहा है, सपोज करें ये फाई अगर हमने लिया, ये फाई 1 था, ये हमारे पास ये फाई 1 था, ये हमारे पास फाई 2 एंड सो ऑन, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस ऑन फाई n आ जाएगा। यानी कि टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा S1 वाला F डॉट N1 इंटू ds1 प्लस S2 F डॉट N2 इंटू ds2 प्लस ऑन, और ये एंड पे जाके कौन सा आएगा? Sn F डॉट N इंटू dsn आ जाएगा। इसको हम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये समीशन की फॉर्म में आ जाएगा SI F डॉट NI DSI, और I की वैल्यू क्या 1 से N तक आ रहा है। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा जी। ठीक है जी, जो नेट फ्लक्स आ रहा है। अब यहाँ पर एक समझने वाली स्टेटमेंट है जो इस पूरी कैलकुलेशन से जो हम इसको निकालेंगे। आप ये देखें कि हमने यहाँ पर एक वॉल्यूम कंसीडर किया था बड़ा, जो कि सरफेस S के अंदर इनक्लोज है, लेकिन अगर आप देखें तो F डॉट N डॉट ds नहीं है, F यानी कि ये हमारे पास फोर्स है, और ये क्या है? ये अपना क्या कहते हैं, ऐसे नहीं होता, F इंटू ds अगर ले लेते हैं ऐसे, आप लेते हैं ना F डॉट ds ये, लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूं F डॉट N इंटू ds, क्योंकि इसके वेक्टर की बजाय इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसको मैंने ले लिया। इसको इस तरीके से लिखते हैं, द नॉर्मल कंपोनेंट है, ये नॉर्मल कंपोनेंट है। ठीक है जी, किसका? सरफेस का। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर F टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस, इसको इस तरह कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 सरफेसेस ली थी, N1 एक सरफेस का सेल का और दूसरे सेल का। अब ये देखें, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम V था वो S के अंदर इनक्लोज था, और V को हमने फर्दर 2 सेल में डिवाइड किया, और सेल 1 जो है वो सरफेस S1 के अंदर इनक्लोज होगा, और सेल 2 जो है वो सरफेस अपना सरफेस S2 के अंदर इनक्लोज होगा। अगर आप देखें, अब ऑब्वियसली ये पड़ा हुआ है 2 सेल में, तो फ्लक्स तो पास कर रहा है, लेकिन क्या है कि ये जो कॉमन साइड है, जो इन 2 सेल की एडजेसेंट साइड है, इसमें से पास करने वाला फ्लक्स 0 नहीं होगा, क्योंकि जितना फील्ड लाइन या जितना फ्लक्स इस तरफ जा रहा है उतना ही इधर से जा रहा है। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो एडजेसेंट साइड होगी उनका फ्लक्स 0 होगा। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करें एक घर है, तो एक घर में आपके पास डिफरेंट रूम हैं, और वो जो डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं, उन डिफरेंट रूम्स की जो दीवारें हैं, एक रूम की दूसरे रूम की कॉमन दीवार होगी, तो इसका मतलब है वो जो कॉमन साइड्स होंगी, वो जो एडजेसेंट साइड्स होंगी, उनमें से पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। इसी तरीके से आपके पास ये जो क्यूब था, इसको आपने जितने भी सेल में डिवाइड किया है, तो इन सेल की जो कॉमन साइड होंगी, एडजेसेंट साइड होंगी, उसमें से पास करने वाला फ्लक्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा।
सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स किस में से पास करेगा, जो कि आउटर बाउंड्री है, क्योंकि वो किसी के साथ एडजेसेंट नहीं है, कॉमन नहीं है, तो लिहाजा उसका फ्लक्स होगा, बाकी सारा फ्लक्स जीरो हो जाएगा कॉमन साइड से। ठीक है जी, तो फिर हम यहां पे लिख सकते हैं थस द फ्लक्स थ्रू द कॉमन साइड्स आर कैंसल। सो तो फिर हमारे पास जो नेट फ्लक्स आएगा, जो कि हमने ये लिखा है I इज इक्वल टू 1 to n SI F इंटू ds, ये तो एक्चुअली फिर किसके बराबर होगा, ये तो सारा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहा है, तो नेट फ्लक्स जो है वो तो हमें मिलेगा वो वाला जो कि आउटर बाउंड्री से पास करता होगा। तो जब आउटर बाउंड्री से जो पास करने वाला होगा वो किसके अंदर क्लोज है, वो तो सरफेस एस के अंदर क्लोज है, तो फिर ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू एफ एंड डी एस। तो लें जी, सो इसका मतलब है फिर नेट फ्लक्स जो है वो तो ये वाला बना, ये क्योंकि कैंसिल हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो वही होगा जो कि आउटर बाउंड्री से पास कर रहे हैं, और आउटर बाउंड्री से जो पास करने वाला है वो तो हमारे पास ये वाली आ रही है, और वो किसके अंदर क्लोज है, वो सरफेस एस के अंदर क्लोज है। ये हमारे पास, इसको रखें इक्वेशन नंबर 1, ये हमने नेट फ्लक्स यहां से कैलकुलेट करके निकाला है। लेकिन हमारे पास जो डेफिनेशन है, नो बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है नो बाय डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस ओ वेक्टर, ये अभी हमने डाइवर्जेंस वाला किया है, नो बाय डेफिनेशन ऑफ अ डाइवर्जेंस वेक्टर, वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो नेट फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डीवी, ये आता है। ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई, नेट फ्लक्स बाय डेफिनेशन के मुताबिक, डाइवर्जेंस के मुताबिक ये आ रहा है, ये यहां से जो हमने कैलकुलेट किया वो ये आ रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाता है या प्रूफ हो जाता है। ये इसकी पिक्चर भेज दें जिनको। बिल्कुल जी, जो अंदर वॉल्यूम, क्योंकि हमने इसको वेरीफाई किया है, हमने उसको डिवाइड करके देखा है, तो जो एडजेसेंट जो कॉमन साइड्स आएंगे उनका फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो हम फिर फ्लक्स वो वाला लेंगे जो आउटर साइड पे है, तो आउटर साइड वाला वही है जो सरफेस एस के अंदर क्लोज हो रहा है। तो ये एक्चुअली वो बता रहे हैं कि वेरीफाई हो रहा है कि नेट फ्लक्स यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से नेट फ्लक्स ये आ रहा है, तो ये सरफेस है और ये वॉल्यूम है, तो एक्चुअली 2 डायमेंशनल और अपना 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स इंटरचेंज हो रही है एक दूसरे के साथ। स्टेटमेंट मैं दोबारा बोल देता हूं जी, इसकी स्टेटमेंट ये है, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एफ, ये देखिए सबसे पहले क्या है, सरफेस इंटीग्रल, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एफ टेकन ओवर अ क्लोज सरफेस is equal to the volume integral of the divergence of a vector f taken over a volume enclosed by closed surface, ये है जिसकी स्टेटमेंट। ऐसे जा रहा है ये पूरा, 1 2 3, ये तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होती है कि आप 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को डायरेक्ट 3 डायमेंशनल में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरीके से स्टोक्स थ्योरम जो है
वो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है उसका, नोट्स आपके पास होंगे, आप इसको देख लीजिएगा, सिर्फ मैं उसका आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। स्टोक्स थ्योरम, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी सिग्निफिकेंस, इसकी भी डेफिनेशन और इसको भी हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसकी आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ, फिर डेफिनेशन बताता हूँ। यानी कि आपने जो डेफिनेशन करनी है वो एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म से ही करनी है। ये है जी, जो स्टोक्स थ्योरम होता है, स्टोक्स थ्योरम की सिग्निफिकेंस ये है कि ये वन डायमेंशनल, ये लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल होता है वन डायमेंशन, ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम को सरफेस इंटीग्रल यानी टू डायमेंशनल में कन्वर्ट करता है। ओके ओके ओके। तो स्टोक्स थ्योरम जो होता है ये क्या करता है, ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम को टू डायमेंशनल प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेगा। अगर आपके पास टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है उसको डायरेक्ट हम वन डायमेंशन में बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम जो है वो इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर एफ टेकन अलोंग अ क्लोज लूप या क्लोज पाथ is equal to the surface integral of a normal component of a curl of a vector f taken over the surface bounded by that path. Line integral of the vector f taken along a closed path या closed loop is equal to the surface integral of the normal components of the curl of a vector f taken over a surface bounded by this loop। ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरीके से एक वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम को हमने बाउंड किया था सरफेस के अंदर, यानी कि वॉल्यूम सरफेस के अंदर था। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो जो लाइन इंटीग्रल है, अब आपको पहले मैंने शुरू में बताया था जब हमने कर्ल पढ़ा था, तो कर्ल में आपको बताया था कि कर्ल जो है वो जब रोटेट करता है, तो रोटेट करने के बाद जब रोटेशन होती है तो वो पूरी सरफेस उसके जो मतलब यानी कि ये लाइन इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल जब ऐसे होगी तो ये सरफेस इसके अंदर इंक्लूड, जैसे एक रस्सी है, उस रस्सी को कैसे बाउंड कर दें तो वो लूप बन जाएगा। ठीक है जी, तो इस लूप के अंदर वो सरफेस इनक्लोज हो रही है, तो एक्चुअली इस रोटेशन की वजह से ये बाउंड हुआ है और इसके अंदर ये सरफेस इनक्लोज हो गई है, और इस सरफेस को हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे एरियाज के अंदर। ठीक है जी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से। जैसे कि ये सपोज करें मैं यहाँ पे एक फिगर बना के, ये है सपोज करें जी, फिगर बनाइए, ये हमने इसको डिवाइड करनी है। ये देखें जी, एक लूप एल है, ये पूरा लूप है ये, और ये किस में पड़ा हुआ है, ये एक वेक्टर फील्ड ऐसी है, वेरिएबल वेक्टर फील्ड। जब वेरिएबल वेक्टर फील्ड के अंदर पड़ा होगा तो वो इसमें क्या करेगा, रोटेशन या कर्ल प्रोड्यूस करेगा, रोटेट कर देगा। जब ये लूप रोटेट कर देगा तो इसके अंदर ये पूरी सरफेस है एस, ये कौन सी सरफेस, एस इसके अंदर इनक्लोज है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको छोटे छोटे लूप्स बना लेते हैं, जैसे कि एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, ये सारे छोटे छोटे लूप हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम ले रहे हैं, ये
किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो ये है, ये ds सरफेस है। अच्छा जी, मैं क्या बता रहा था कि सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, वेरिएबल वेक्टर फील्ड है, उस वेरिएबल वेक्टर फील्ड की वजह से एक रोटेशन प्रोड्यूस होगी, यानी कि एक L जो है ये लूप, ये क्लोज हुआ बाउंड, इसके अंदर सरफेस एस है। हमने क्या किया कि इसके अंदर जो सरफेस थी उसको छोटे छोटी सरफेसेस में डिवाइड कर लिया, और हर सरफेस जो है वो एक लूप L1 के अंदर क्लोज है। ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, L5 एंड सो ऑन। ये S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है, ये S3 सरफेस है एंड सो ऑन, एन तक चली जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है जी। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सरफेस का लाइन इंटीग्रल लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा जी, वो आएगा जी दैट इज इक्वल टू L1 F डॉट DL1। दूसरी सरफेस का लेंगे तो वो आएगा L2 F डॉट DL2, और ये सो ऑन चलता जाएगा। इन सबके लाइन इंटीग्रल को जमा करेंगे तो वो हमारे पास समीशन करके आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 to N, बिल्कुल उसी तरीके से दैट इज इक्वल टू I F इंटू DLI आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है, अगर आप देखें ये सारी सरफेसेस हमने ले ली है, अगर हम ये वाली सरफेस की बात करते हैं, चले इसकी किसी भी सरफेस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी वजह से ये रोटेशन जो है वो यहां से ये आ रही है, इसकी वजह से ये रोटेशन यहां से ये जा रही है, इसकी रोटेशन ये आ रही है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर नेट रोटेशन क्या हो जाएगी, जीरो, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहां पर देखेंगे तो इसकी रोटेशन ये जा रही है, इसकी वजह से रोटेशन ये आ रही है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएगी। यहां पर रोटेशन ये जा रही है, यहां से रोटेशन ये आ रही है, ये कैंसिल हो जाएगी। यहां से रोटेशन ये जा रही है, यहां से ये जा रही है, कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब है जितनी भी आपस में कॉन्साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, उनमें नेट रोटेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये सारी की सारी नेट रोटेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ कहां पे रह जाएंगी, जो आउटर साइड पे है, जो कि बाउंडेड वॉल्स है। तो बाउंड्री वॉल्स के ऊपर ये होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू L F डॉट DL। इसको क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये नेट रोटेशन एक्चुअली हमारे पास ये वाली जो आ रही है, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू L A F डॉट DL। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बाय डेफिनेशन करेंगे कर्ल वाली डेफिनेशन के मुताबिक, तो कर्ल वाली डेफिनेशन के मुताबिक तो ये है कि जो हमारे पास है वो तो डिवाइड कर देती है एरिया को, वो तो क्लोज सरफेस में डिवाइड कर देती है, तो उसको फिर उसके बराबर रख के इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है वो ये फिगर बता रही है। ठीक है जी, हमारे पास एक्चुअली ये एक लूप था L जो कि सरफेस S को इनक्लोज कर रहा है, फिर हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया छोटी छोटी, जैसे उसने हमने एक यूनिट वॉल्यूम को डिवाइड किया था सेल के अंदर, इसमें हम उन इस बड़ी सरफेस को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देंगे। ये वाली जो है ये L1 लूप के अंदर क्लोज है, ये L2 है, ये L3 है, ये S1 है, ये S2 है। तो इनकी वजह से जो नेट रोटेशन है वो सारी की सारी कॉन्साइड साइड वाली वो कैंसिल हो जाएगी, तो नेट रोटेशन जो रह जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली रह जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाएगी। रोटेशन आपको समझ नहीं आई ये, क्योंकि मैंने जो कर्ल वाला टॉपिक पढ़ाया था ये उसी पे बेस करता है। उसमें आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो यही थी, कर्ल ऑफ वेक्टर क्या थी, द कर्ल ऑफ वेक्टर डिफाइन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल डिवाइडेड बाय द एरिया। कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है लाइन इंटीग्रल की वो उसको डिवाइड कर देती है एरिया को। तो वो कर्ल वाला टॉपिक जो था उसके मुताबिक जो है वो हमने इसको देखा है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट उस वक्त रोटेट करता है जब उसको हम किसी वेरिएबल फील्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो वो वेरिएबल फील्ड जो होती है वो तब उसमें रोटेशन प्रोड्यूस करती है। और वो जो रोटेशन होती है उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो उसको हम कर्ल ऑफ दिस फील्ड कहते हैं। ठीक है जी,
तो ये आपका जी तकरीबन ये वाला चैप्टर जो है वो अपना वेक्टर वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके एंड के ऊपर मैंने सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आपने कम से कम इन न्यूमेरिकल्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं न्यूमेरिकल में से पेपर में आएगा। ये अंडरस्टूड है और 100% श्योर है कि जो इसके एंड पे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उन्हीं में से आएगा। और ये न्यूमेरिकल जो है वो बेस करते हैं 3 टॉपिक्स के ऊपर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन जो आपको करवाया था उसके ऊपर, उसके बाद ये स्टॉक्स अपना क्या कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वाला आता है, कर्ल ऑफ वेक्टर वाला आता है। और इसके अलावा जो है अपना ये 2 प्रूफ हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी वो 3 पीछे टॉपिक थे, ठीक है जी। और इसके अलावा कुछ बेसिक्स से न्यूमेरिकल्स हैं वो आप देख लीजिएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल इसके अपना ये जो आपको स्कैन होकर कॉपी मिल गई होगी या मिल जाएगी, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, आपने इससे बाहर मतलब जाने की जरूरत नहीं है। इसी को कर लेंगे तो इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज ये हो सकता है कि थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है या मैथमेटिकल फिगर्स चेंज हो सकते हैं, बाकी बेसिक कंसेप्ट वही होगा। तो इंशाल्लाह क्योंकि मैंने तो आगे जो आज आउटलाइन थी उसमें रोटेशनल डायनामिक्स के भी 2-3 टॉपिक लिखे थे, लेकिन जब ये अपना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन में ये है कि सही तरीके से अपना वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वाइट बोर्ड की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से थोड़ी सी स्पीड कम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम रोटेशनल डायनामिक्स को कंप्लीट करेंगे। कर्ल ऑफ वेक्टर क्या हुआ जी, आप देख लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, ऐसा इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।